युवा वर्चस्व के पिता पुत्र संवाद के तीसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को अति भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पिताश्री श्री श्रीकांत दास जी, जो श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं तथा ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं, उनसे आज कुछ सवाल जो अन्नी मराठा इंदौर द्वारा फिर से भेजे गए हैं, आज उसी पे संवाद होगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे संस्करण को आप सुनेंगे और आप अपने दैनिक और रोज़मर्रा के जीवन में उसको उपयोगी प्राप्त करेंगे, उन्हें उपयोगी पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के सवाल को हम लोग शुरुआत करते हैं, आज के संस्करण को। जी पापा, तो कल का जो हमारा संस्करण था वो आप काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है, तो उसी पे आज का, लेकिन जैसे आपने कल बताया था कि रोज धार्मिक नहीं, आज पौराणिक या आज सांस्कृतिक कुछ सवाल आए हैं। और उसमें पहला सवाल जो आया है कि देशभक्ति क्या है। हरे कृष्णा। यदि देशभक्ति शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करें तो देश के लिए जो भक्ति है उसे देशभक्ति कहते हैं। तो वह हर कार्य जो कि अपने देश के लिए किया जाए वह देशभक्ति कहलाएगा। हर वैसा कार्य जिससे कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको लाभ पहुंचे, आध्यात्मिक लाभ हो, उन्हें भौतिक लाभ हो, उनके जीवन में सुख और संपन्नता आए, तो वो सारे कार्य देशभक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। और देशभक्ति हर समय देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जो देशभक्ति हमारा जब हम मुगल शासन के अंदर में थे, तो उस समय जो हमारे जो नागरिक थे भारत के, उस समय उनके जो कर्तव्य थे वो कर्तव्य आज नहीं है। जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी का जो कर्तव्य था, जो देशभक्ति की परिभाषा थी, वो कुछ और थी। आज चूंकि हम स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी शासन व्यवस्था है, तो आज हमारी देशभक्ति कुछ और कहलाती है। और आज का जो देशभक्ति है वो अगेन मैं वही प्रथम शब्द के साथ जाऊंगा कि देश के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के नागरिकों की भलाई के लिए, देश की प्रजा के भलाई के लिए जो भी कार्य किया जाए उसे देशभक्ति की श्रेणी में रखना होगा। यह देशभक्ति है। इसी सवाल से एक और सवाल उठता है कि देश फिर क्या है? क्या सिर्फ जो पॉलिटिकल मैप ड्राइंग की जाती है, जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर के अंदर की जमीन सिर्फ देश है, या देश की परिभाषा क्या है और राष्ट्र की परिभाषा क्या है? देखिए, देश या राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो राजनैतिक मानचित्र जो हमारे देश या राष्ट्र का है उसे ही मानना होगा। क्योंकि हम मानवता की दृष्टि से देखें तो शायद जो उस सीमा के उस तरफ हैं उन लोगों के लिए भी ये लाभकारी हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सरकार या वहाँ के जो शासन व्यवस्था है वो आपके जो मंतव्य हैं जिससे आप अपने देश का हित कर रहे हैं उसे वो मानने को बाध्य हो या ना हो, तो उनको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए तात्कालिक रूप में यदि कहा जाए तो जो आपका राजनीतिक मानचित्र है
उसे ही देश या राष्ट्र कह सकते हैं। और वहीं आप अपनी जनता की सेवा करें, भलाई करें, ताकि उनसे उनका आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों में उत्थान हो। और देशभक्त होने के लिए क्या सिर्फ क्या मापदंड है, क्या पैमाना है कि किसी को कह सकते हैं कि ये देशभक्त हैं? क्या सिर्फ आर्मी में जाना, फौज में जाना, एयरफोर्स में जाना और वीर गति प्राप्त कर लेना, या जैसे आपने बताया मुगल काल में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त कर लेना, या ब्रिटिश काल में ये करना, क्या यही राष्ट्रभक्ति है, या राष्ट्रभक्ति और भी तरीके से की जा सकती है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्र भक्ति या देशभक्ति का समय समय के अनुसार परिभाषा बदलती रहती है, या कहे कर्तव्य बदलते रहते हैं। परिभाषा तो नहीं बदलेगी, क्योंकि परिभाषा तो एक ही रहेगी, जो देश और राष्ट्र के हित में जो हम कार्य करते हैं वो देशभक्ति है। तो परिभाषा तो वही रहेगी, लेकिन कर्तव्य बदलते जाते हैं। और जहां तक आपने कहा कि क्या सेना में भर्ती हो जाना और बलिदान दे देना देश के लिए, तो निश्चित रूप से वो सर्वोत्कृष्ट बलिदान होता है। उसे हम सब लोगों को नमस्कार करना चाहिए। उसे यदि उर्दू की भाषा में कहे तो सजदा करना चाहिए। निश्चित रूप से वो विशेष रूप से सम्माननीय और सराहनीय है, क्योंकि वो जो सेना का जवान होता है, वो जो सेना का जवान है, वो निश्चित रूप से अपना सर्वस्व निछावर करता है, अपना बलिदान देता है। वो पूरे राष्ट्र के लिए, वो अपने लिए नहीं बलिदान देता है, वो राष्ट्र के लिए बलिदान देता है। तो निश्चित रूप से वो सम्माननीय है, सराहनीय है। और लेकिन हाँ, यह कहना कि सिर्फ वही एक राष्ट्रभक्ति है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति राष्ट्र के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के आम नागरिकों की भलाई के लिए यदि वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ यदि वो कार्य कर रहा है, तो वो उसे राष्ट्रभक्त या देशभक्त की श्रेणी में रखा जा सकता है। निश्चित रूप से यदि कोई एक शिक्षक है और वो समय पे स्कूल जाता है, स्कूल में या विद्यालय में जाकर समय से बच्चों को पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाता है, ताकि बच्चे पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके, जो भी उनका उस समय विषय वस्तु हो, उस विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ सके पूर्णतः। ऐसा नहीं कि गए स्कूल में और कहीं जा करके बैठ करके और हम मोबाइल देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो नहीं, तब आप तो राष्ट्रभक्त नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि उन्हें राष्ट्रद्रोह की संज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना है। उनकी जो निश्चित रूप से उनके लिए जो कर्तव्य निर्धारित की गई है, वो उस कर्तव्य का निर्धारण के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्र के हित में नहीं कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो यह निश्चित रूप से सम्मानित नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह रहती है कि हम जब भी कोई भी किसी भी व्यक्ति का, एक साधारण मैं कहता हूँ किसान है, वो अपनी निष्ठा और मेहनत के साथ वो किसान अन्न उपजाता है, तो वो भी राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में है। और कोई भी कार्य, कोई रेलवे का ड्राइवर है, कोई भी कार्य जो कर रहा है, एक झाड़ू देने वाला है, यदि वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अच्छी तरह से सफाई कर रहा है, तो वो एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। इसे हम उसका मापदंड रखें, ये राष्ट्रभक्ति का मापदंड है। कोई भी व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि राष्ट्रभक्ति के लिए सिर्फ सेना में भर्ती होना आवश्यक है, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी राष्ट्रभक्ति कर सकता है। जो आज का युवा है, जो जॉब कर रहा है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी है, या जो खुद के स्टार्टअप कर रहे हैं, वो कैसे राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं? वो किस प्रकार से अपने आप को राष्ट्रभक्त बन सकते हैं?
देखिए, आमतौर पे एक धारणा लोगों में होती है कि जो सो कॉल्ड कॉमन पीपल, हाँ, कि जो सो कॉल्ड कॉमन पीपल हैं वो लोग समझते हैं कि जो व्यवसाय में लगे रहते हैं या जो नौकरी कर रहे हैं या खास करके ये जो मल्टीनेशनल जिसे कहते हैं, वो देशीय जो कंपनियां हैं, तो वो उनमें काम कर रहे हैं तो वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो अपने देश के खिलाफ कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कहना या सोचना बिल्कुल गलत है। देखिए, एक जो कहते हैं ना कि बिजनेस इज द बैकबोन ऑफ द नेशन, अंग्रेजी में कहावत है कि आर्थिक रूप से किसी भी देश को समृद्ध बनाने में वहां के जो व्यवसायी होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। वो इतने उनसे टैक्स देते हैं, अपने सामान को बना करके दूसरे देशों में बेचते हैं, उस देश से पैसा आता है, उस पैसे से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, हमारी आर्थिक प्लस जॉब देते हैं लोगों को, काम मिलता है उनसे, उन लोगों से उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। तो इस तरह से वो निश्चित रूप से एक बैकबोन उनको कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है कि आर्थिक संरचना की वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। यह भी हमें सोचना चाहिए कि जो बहुदेशीय कंपनियां हैं जब वो आती हैं हमारे देश में तो वो क्या करती हैं, वो आपके साथ बिजनेस ट्रेड करती हैं, या जैसे कोई सपोज गूगल आया हमारे देश में, गूगल जब आता है हमारे देश में तो क्या करता है, वो यहाँ पे जो जैसे हम लोगों के पास पहले ये कंप्यूटराइज ट्रेन टिकट सिस्टम नहीं था, लोग पहले टिकट कटाना हो तो एक दिन बर्बाद हो जाता था, घर से निकलिए जाके घंटों लाइन में लगे रहिए, घंटों के बाद में आपको खिड़की पे समय आएगा और समय आने पे पता नहीं उस ट्रेन में टिकट है नहीं है, फिर लोग घर चले आते थे, इस तरह से घंटों बर्बाद होता था। आज कंप्यूटर के माध्यम से, अब जब कंप्यूटर का टिकट निकलने लगा, फिर उसके बाद उससे भी प्रगति हुई कि इंटरनेट के थ्रू सुलभ हो गया, तो आज जो पहले घंटों लोगों का समय बर्बाद होता था वो समय अब बचता है। अब घर में बैठे हुए आप मोबाइल से अपना टिकट बुक कर लेते हैं मनचाहा, या जहां जिस रेलगाड़ी से जाना हो, जिस वायुयान से जाना हो, जहां भी जाना हो, वो सारी चीजें उपलब्ध है। तो ऐसा सोचना एक साधारण रूप से कि ये हमारे देश को लूट रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो एक नई तकनीक लेकर के आते हैं, जो तकनीक आपके पास नहीं होता है, फिर बाद में जब वो आप उस तकनीक को अपना लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर वो आपकी अपनी तकनीक हो जाती है। लेकिन जब तक आज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम किंग कहे जाते हैं, तो यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को जब अपनी तकनीक को दूसरे देशों को जब बेचते हैं, वहां जाकर उनको देते हैं कि आप ये तकनीक को अपनाइए, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको कुछ पैसे मिल गए तो देश का नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, आपने नहीं देखा है शायद वो समय जब लोग घंटों, हम लोगों को टिकट कटाना होता था, तो मुझे याद है कि पटना से बेंगलोर के लिए 3 ट्रेन हम लोग पकड़ते थे। एक ट्रेन पटना से पकड़ के कलकत्ता, कलकत्ता से दूसरी ट्रेन मद्रास, मद्रास से तीसरी ट्रेन बेंगलोर जाती थी। 3 दिन की जर्नी हम लोगों की होती थी। तो पटना से मद्रास, पटना से जो कलकत्ता की ट्रेन है उसमें तो रिजर्वेशन तुरंत मिल जाता था। कलकत्ता से जो जा रही है मद्रास, उसके 2 या 4 सिर्फ यहाँ पे आरक्षण होते थे। तो 4 के बाद यदि 5वां है तो टेलीग्राम होता था कलकत्ता, और वो पता नहीं उनके पास है या नहीं है, वो जब तक आते आते हम लोग यात्रा कर लेते थे। ये माहौल उस समय का वातावरण होता था। तो आज हम उन चीजों से, तो इस तरह से तकनीक का लाभ मिलता है देशों को, और जो देश इस तकनीक में ज्यादा विकसित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसे उसके आर्थिक फायदे होते हैं, आर्थिक लाभ मिलता है। तो जब आर्थिक लाभ मिलता है तो उससे वहाँ के देश के, मुझे याद है कि आपने भी शायद देखा होगा, अपने मेरे समय में किसी के घर में एक साइकिल होता था, किसी के घर में, सबके घर में साइकिल नहीं होता था। और आज
हिंदुस्तान में जाएंगे तो शायद बहुत लोगों के घर में आज 4 पहिया की गाड़ी मिलेगी, बहुत लोगों के घर में, गांव में भी विशेष रूप से जाएंगे तो मुझे याद है कि जितने लोगों के पास साइकिल होती थी उतने लोगों के पास आज 4 पहिए की गाड़ी हो रही है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। आईटी इंडस्ट्री आकर के हम लोगों को काफी बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस किया। उसके बाद अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, इससे भी हमें लाभ मिल रहा है। तो जैसे अब कोई सपोज हमने अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट छोड़ा, तो वो अर्जेंटीना के लोग सोचे अरे ये तो मेरा पैसा लूट रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपके सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ रहा हूँ जिससे आपके दूरसंचार विभाग को फायदा हो रहा है, मौसम विभाग को फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें से फायदे आपको होते हैं। आप ये ना सोचे कि वो तकनीक हमने दे दिया तो वो तकनीक से हमसे लूट लिया, नहीं ऐसा। ये सब बहुत मतलब निम्न स्तर की मानसिकता कही जाएगी और जिन्हें अज्ञान होते। हाँ, राजनीतिक लोग तो देखिए अपनी राजनीति करेंगे ही, उनको उससे नहीं ध्यान देना है। वो हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। अब इसमें तीसरा है कि ड्यूटीज क्या होते हैं एक देशभक्त के। जैसे आपने पिछली बार बताया कि एक देशभक्त वो भी है जो झाड़ू लगा रहा है, बिल्कुल। एक देशभक्त वो भी है जो गाड़ी चला रहा है, ट्रक ड्राइवर भी एक देशभक्त है। जो भी इंसान, अगर ये कहा जाए कि जो भी इंसान अपना ईमानदारी से काम कर रहा है वह एक देशभक्त है। बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है। या जैसे एक साधारण व्यक्ति भी है, यदि वो उसे जो भी आमदनी होती है और सरकार के जो नियम के अनुसार जो कर बनता है वो यदि हम कर देते हैं तो ये भी राष्ट्रभक्ति है। हमें समुचित रूप से कर देना चाहिए। और जितने भी जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि वैसे राष्ट्रभक्त का श्रेणी कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन जरूर ऐसे समझने के लिए हम जरूर कहेंगे कि सपोज मान लिया जाए एक शिक्षक हैं, तो 10 से 4 उनकी स्कूल व्यवस्था है। वो गए 10 बजे और 4 बजे तक उन्होंने अपना पढ़ाया और उसके बाद घर में आ गए। तो निश्चित रूप से वो अपने देश की भक्ति कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति में की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यदि वही शिक्षक 4 बजे छुट्टी होने के बाद घर आते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और शाम में यदि पुनः कुछ आसपास के बच्चों को यदि वो पढ़ा देते हैं, उन्हें कुछ और अतिरिक्त जहाँ उनकी कठिनाई हो रही है पढ़ने में या किसी विषय को समझने में उन्हें समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो वो जरूर एक साधारण तौर पे जो राष्ट्रभक्त हैं उनसे उच्च श्रेणी में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति यदि मैं एक और उदाहरण मैं देता हूं। सपोज आप अपने खेत में हैं और आप अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके खेत की सिंचाई पूर्ण हो गई तो आमतौर पे लोग करते हैं क्या कि जो नहर या नाले से जहां से पानी ले रहे हैं वहां बंद करके अपने घर चले गए। लेकिन यदि आप में ये भाव आ गया कि अरे हमारे पीछे में जिसका खेत है इसे भी पटवन की आवश्यकता है, और आपने क्या किया कि ऐसा बहुत लोग करते भी हैं, सब लोग नहीं करते लेकिन बहुत लोग करते भी हैं कि अपने खेत से वो पानी उनके खेत में छोड़ दिए और उनके घर पे जाके लोग बोल देते थे कि भाई मेरा खेत का सिंचाई हो गया, मैंने आपके खेत में पानी छोड़ दिया है, अब आप जाओ अपने खेत की सिंचाई करो। तो ये एक उत्कृष्ट श्रेणी का राष्ट्रभक्ति हुआ कि वो परोपकार नहीं कहे, वो कहे कि वो देश के लिए सोच रहे हैं कि नहीं इस खेत में भी यदि ज्यादा अन्न उपजेगा तो इससे भी देश को लाभ होगा, इस परिवार को लाभ होगा, तो आप उसके लिए भी सोच रहे हैं। 1/130 करोड़ भारत वो भी तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्तव्य की कोई सीमाएं नहीं है, आप जितनी सेवा करना चाहते हैं आप करें भगवान, मतलब ये राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र यदि एक चीज ध्यान रखिए कि राष्ट्र यदि
समृद्ध होगा तो आप भी समृद्ध होंगे। आज देख लीजिए अपने देश में, मैं किसी दल या किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं। वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्ध हैं उनको हर महीने 1,000-2,000 रुपए मिल रहे हैं। कुछ वृद्ध लोगों को मुफ्त दवाई मिल रही है, जो गरीब हैं उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल रही है। तो ये इसलिए कि आपका राष्ट्र धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है, उनके पास पैसे हैं। हम साधारण तौर पर इसे ऐसे समझें कि जैसे घर का जो मुखिया या मालिक कहते हैं, वैसे मालिक तो नहीं कहना ठीक है, लेकिन घर का जो नेतृत्व कर रहा है, जो मुखिया है, तो जब उसके पास पैसे होते हैं तो वो सब लोगों के लिए अच्छे कपड़े सिलवाता है, अच्छे घर में खाने की व्यवस्था करता है। नहीं, सबको दूध मिलना चाहिए, सबको दही मिलना चाहिए, सबको घी मिलना चाहिए। तो वैसे ही राष्ट्र भी है। जब राष्ट्र समृद्ध होता है, राष्ट्र के पास ये होता है जो रिसोर्सेज है, पैसे हैं, तो वो निश्चित रूप से जनता के हित में लगाती है और उसे आम जन का लाभ होता है। और ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा भी गया है, मैं वो श्लोक भूल रहा हूँ, कि सूर्य के बारे में, कि सूर्य जो है सो देवताओं के राजा हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि सूर्य जो है सो जब गर्मी के समय आता है तो जितने नदी नाले और जो भी तालाब जहाँ से भी है वो कर के रूप में पानी लेता है। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है, खेती के जब मौसम आता है, तो उस समय वो समान रूप से पानी सब जगह बरसाते रहता है। तो यही एक राष्ट्र के जो प्रशासक होते हैं उनकी भी यही होती है कि उनकी भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि, और होती भी है, कि कुएं से थोड़ा जल और जो तालाब है उससे ज्यादा और समुद्र से सबसे ज्यादा नदी से जल लेते हैं। लेकिन जब बारिश करते हैं तो सबको समान रूप से उसका लाभ मिलता है। और ऐसी क्या क्या छोटी छोटी दैनिक हमारे जीवन में ऐसे क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे एक हम बेहतर नागरिक, एक बेहतर देश के वासी बन सके? ये इसमें आपके हिसाब से क्या शटल चेंजेस है जो एक यूथ अपने अंदर लाके और एक आज का जो आने वाले जिस भारत की कल्पना हम लोग कर रहे हैं या हम सपने देख रहे हैं जो विश्व गुरु को, तो उसमें किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है, जो सरहद पे नहीं है, जो किसी शिक्षा नहीं है, जो मेरे जैसा एक आम अपना व्यवसाय कर रहा है या अपनी नौकरी कर रहा है, वो किस तरीके से अपना ये कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है? युवा वर्ग जो होता है उससे सबसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि युवा वर्ग के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का उपयोग हर तरह से किया जा सकता है। उस खास युवा में जो भी गुण हो, जिस तरह का भी गुण है, वो उस गुण को अपने देश और अपने समाज के उत्थान में लगा सकता है। जैसे साधारण तौर पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए एक कोई शिक्षक है, युवा शिक्षक है या युवा किसी महाविद्यालय का छात्र है, विद्यालय का छात्र है, तो वो अपनी पढ़ाई करने के बाद वो खाली समय में मनोरंजन रूप में 5-10 बच्चों को, आसपास के बच्चों को वो पढ़ा सकता है, या उन बच्चों को पढ़ा सकता है जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण अच्छे विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। उन्हें शाम में 1 घंटे के लिए वो पढ़ा सकते हैं, 2 घंटे के लिए पढ़ा दें। उसी तरह से जो खेलकूद में है, सपोज कोई नेशनल टीम के साथ टेस्ट टीम या वनडे टीम में है,
तो वो अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में जा करके बाकी बच्चों को सिखा सकता है। प्रेरणा का सूत्र तो प्रेरणा का स्रोत बनेगा और साथ के साथ जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, और जब क्वालिटी बढ़ेगी तो समाज का क्वालिटी बढ़ता है। इसी तरह से सपोज कोई एक चिकित्सक है, वो अपना जो हॉस्पिटल में या जहां भी उसकी सेवा है वहां सेवा करने के बाद वो घर आकर के मुफ्त में या पैसे ले करके भी वो यदि और आसपास के लोगों का वो इलाज करता है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ठीक इसी तरह से यदि कोई वैज्ञानिक है तो वो स्कूल कॉलेज में जा करके अपने अनुसंधान के बारे में लोगों को बता सकता है, बच्चों में उनको प्रेरणा दे सकता है, वो प्रेरित होकर के बच्चे अच्छे से वैज्ञानिक बन सकते हैं, उत्सुकता पैदा कर सकता है। उसी तरह से कोई एक इंजीनियर है, वो जाकर के अपनी इंजीनियरिंग के बारे में बता सकता है लोगों को। तो इस तरह से अनेकानेक चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकता। आप बिल्कुल राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं, देशभक्ति क्या करने के लिए सक्षम है, बस आप में सिर्फ थोड़ी सी चाहत होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति घर में जब झाड़ू दे रहा है, घर के बाहर जब आप झाड़ू देते हैं, तो यदि झाड़ू दे करके आप उस धूल को, ये गंदगी को उठा करके कहीं समुचित स्थान पर जाकर रख कर आते हैं तो ये राष्ट्रभक्ति है। और यही आप अपने अपने घर को साफ करके और जो रास्ता है उस रास्ते पे छोड़ दिया तो निश्चित रूप से इसे राष्ट्रभक्ति तो नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से अनेक हेलमेट लगा लेना, पेट्रोल एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाँ, हेलमेट, मोबाइल नहीं चलाना, या आप जैसे किसी को देखते हैं कि वो मोबाइल लगा के बात कर रहा है, आप धीरे से मुस्कुरा करके उन्हें इशारा करके आग्रह कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट करेंगे तो वो उल्टा उसको भी रिएक्शन होंगे, रोड रेज होंगे। तो नहीं, आप धीरे से उन्हें मुस्कुरा करके, समझ गए ना भाई, देख लो आपकी जिंदगी है। मैं अक्सर करता हूँ, गाड़ी चलाते रहता हूँ, कभी कोई गाड़ी वैसा मोटरसाइकिल वगैरह वाले होते हैं तो कभी रेड लाइट पे मिल गए तो मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ कि बाबू अभी तो शादी नहीं हुई होगी, थोड़ा घर वाले के बारे में भी सोचो। नहीं अंकल अभी शादी नहीं है, तो सोचो कि तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहे थे, माता पिता भी तो हैं। तो हंस के मुस्कुरा के थैंक यू अंकल बोल के अपना चल जाता। तो इस तरह से हम प्रेरित कर सकते हैं लोगों को हर कार्य के लिए। हर व्यक्ति, हर बच्चा, घर का छोटा से छोटा बच्चा भी है, यदि वो सुबह उठता है और सही जगह पे जा करके अपने कपड़े खोल के रखता है, तो इन बच्चों को आदत देना चाहिए। कौमार्यम आचरित कर्मो, कल भी मैंने बताया था, कौमार्य अवस्था से ही बच्चों में ये प्रेरणा देनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की सीख देनी चाहिए। वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होगा और एक दिन अच्छा देशभक्त राष्ट्रभक्त बनेगा। एक और इसमें जस्ट आपने राष्ट्रभक्त और देशभक्त की हम लोग बात कर रहे थे, तो आखिरी में जरूरत क्या है इनसे? एक बेहतर समाज के लिए, एक सुखी और समृद्ध समाज के लिए ये तो सारे बॉर्डर जैसे कुछ वोक्स होते हैं आजकल के, जो सो कॉल्ड वोक्स हैं, और वो लोग कहते हैं ह्यूमन बाउंड्रीज नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड होना चाहिए, कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में वो जीना चाहते हैं। वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड उनमें नहीं, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। देखिए, जो मानसिकता आपकी है, चाइना के लोगों की वही मानसिकता नहीं हो सकती है, रसिया के लोगों की वही मानसिकता नहीं होती है। हर देश के लोग, हर क्षेत्र के लोग अपनी अपनी तरह की उनकी मानसिकता होती है, वो उस तरह से जीते हैं। उनके जीने का, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनकी एक अलग व्यवस्था होती है। शादी करने की व्यवस्था एक अलग होती है, रस्म रिवाज की व्यवस्था अलग होती है। तो ये संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं देयर विल बी नो मैन बाउंड्री, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन सब में एक देशभक्त होने की जरूरत क्या है? देशभक्त होने की जरूरत कहा तो कि जब आप देशभक्त होते हैं तो एक बेहतर समाज का आप निर्माण करते हैं। आप सोचिए कि यदि आपके घर में अच्छे या आपके गांव में सारे लोग अच्छे हैं, जो साफ सुथरा रहते हैं, आप जाते हैं तो कोई गंदगी नहीं दिखती है आपको, आप जाते हैं तो आपके साथ मुस्कुरा कर बात करते हैं,
आप वो आपको चाय पीने के लिए आमंत्रित करते हैं, नहीं नहीं आइए बैठिए चाय पी के जाइए, तो आप उन्हें कहते हैं अरे ये लोग अच्छे हैं। मुझे याद है कि चूंकि मेरा जो घर था वहां से 2-3 गांवों का रास्ता था, तो कोई भी व्यक्ति उधर से दोपहर में जब भी जाते रहता था तो धूप में थोड़ी अपने शरीर को थकान मिटाने के लिए हमारे दरवाजे पे आ जाता था। और मुझे याद है मेरे दादाजी अक्सर, हम चूंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, कहते बाबू जरा इनको शरबत बना के पिला दो, तो हम लोग उनको 2 गिलास 3 गिलास शरबत पिला देते थे। बड़े खुश होते थे, बड़ी दुआएं देते थे। और दूर दूर में जाकर के लोग कहते थे कि नहीं उस गांव के वो बर्तर के लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग जब भी जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को शरबत पिलाते हैं गर्मी में। तो एक अच्छे समाज की आप रचना करते हैं, एक नींव रखते हैं देशभक्त होकर के, जहाँ हर कोई सुखी हो, किसी भी व्यक्ति को कभी कोई कष्ट ना हो, ऐसा कर सकते हैं। Tatas are blessed by God. They are my role model in life. They're the persons who established the house of Tatas. Sir Ratan Tata, not this, and Sir Jamshedji Tata. They willed all their wealth to charity. And do you know one thing? The Tata Cancer Hospital in Bombay. Every child who comes to Bombay is examined by them. If they feel they can cure it, they give free treatment. The Indian Cancer Society gives medicines. Now they're setting up a cancer hospital in every district, in every headquarters in India. Who set up India's first steel plant, first hotel, 5-star hotel, first power plant, first software company, first car manufacturing company? Who set up the Indian Institute of Sciences? Who set up the Tata? So it is a role model of what is wealth. They are creating wealth for the good of society. What greater noble aim can a human have? Right? 2047 के भारत को आप कैसा देखना चाहते हैं? 2047 का भारत जो हो वो उसमें भौतिक उत्थान चाहे जितना हो, लेकिन मानवीय मूल्यों का ह्रास न हो, हम वैसा भारत देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी? I don't think there's any future left for us. We have got only a big past to boast of. As Kennedy put it, I think it's a question of not what the country can do for you as much as what you can do for the country. Of course, frustration is in fashion today, but I think deep within every Indian, despite all this frustration, we are underestimating him. He has a capacity to work. If all the people in this country who didn't fancy the prospects in it, we are allowed to quit, I think I'll stay. Because it's something big. It's a huge experiment, and I would like to be part of it. इसका छंद अलग है, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हास्य रुदन में तूफानों में। ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस संस्करण को विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। आप सभी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हमारे YouTube कमेंट में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, लेकिन यदि आप करते हैं तो हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ता है। और दूसरी चीज़ कि ये सवाल आप ज़रूर भेजें। आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, आपके मन में अगर हमारी कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर हमें भेजें, उसका हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। इसी शब्दों के साथ आज के संस्करण को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।